लॉन्ड्री का ये मामला बताया जा रहा है। मैक्सिजोन पॉन्जी स्कीम से जुड़ी हुई ये कार्रवाई है। ये तलाशी चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका सिंह द्वारा संचालित मैक्सिजोन पॉन्जी स्कीम से संबंधित है, जिन्होंने निवेशकों को अवास्तविक मुनाफे का लालच देकर के 300 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की और बाद में राशि लेकर फरार हो गए थे। दोनों प्रमोटर वर्तमान में प्रेडिकेट ऑफिस के मामले में, आपको बताते चलें कि यहां पर प्रेडिकेट ऑफेंस के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, देखिए रांची जोनल ऑफिस की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, 20 ठिकानों पर छापा पड़ा है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को पूरा किया जा रहा है। और ये सर्च ऑपरेशन राजधानी जो झारखंड की राजधानी रांची है, वहाँ उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और इसके साथ साथ झारखंड के कई कुछ अन्य इलाके हैं, वहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से जो आरोपी है चंद्रभूषण सिंह, प्रियंका सिंह और इसके साथ साथ उसके कंपनी से जुड़े हुए कई ऐसे लोग जिसका सीधा संबंध मैक्सिजोन पूंजी स्कीम से जो है और इस चिटफंड घोटाले के माध्यम से जिस तरह से करोड़ों रुपया अर्जित किया गया, अभी तक जो शुरुआती जांच में ये पता चला है कि तकरीबन 300 करोड़ से ज्यादा की पूंजी का मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। हालांकि इससे ज्यादा और भी रकम बढ़ सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस मामले में जिस तरह से इन तमाम लोगों का नाम सामने आया है, उन आरोपियों के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी की जो रांची जोनल ऑफिस है उसके द्वारा एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इस मामले में हालांकि ये जो दो मुख्य आरोपी हैं चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका सिंह, ये दोनों जुडिशियल कस्टडी में हैं, यानी कि अभी जेल में हैं। लेकिन इससे उससे जो जुड़े हुए कई जो उसके लोग हैं और चिटफंड के मामलों को आगे बढ़ाने वाले जो उसके कंपनी से जुड़े हुए कई लोग हैं, उनके खिलाफ अभी ऑपरेशन चल रहा है। जी शंकर, ये जो स्कीम बताई जा रही है मैक्सिजोन पॉन्जी स्कीम से जुड़ा ही ये मामला है। देखिए यहाँ पर रांची जोनल ऑफिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आपको बताते चलें ये जो मामला है मैक्सिजोन पॉन्जी स्कीम से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अब बात करेंगे धनबाद की। देखिए धनबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है। केंदुआ डी में जहरीली गैस का रिसाव, 2 महिला की जहरीली गैस से मौत की खबर भी मिल रही है। और आपको बता दें कि कई लोग जहरीली गैस की चपेट में आ गए, लोगों में दहशत का माहौल है। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग जाम किया गया, गैस रिसाव रोकने की मांग, मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग। बीसीसीएल के प्रति लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए केंदुआ डी में जहरीली गैस का रिसाव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 महिला की जहरीली गैस से मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, जहरीली गैस के रिसाव का मामला है और फिलहाल क्या अपडेट है? फिलहाल जो मौत का आंकड़ा था वो 2 से अब 3 हो गए हैं। तो दर्जनों जो लोग हैं वो अभी भी अस्पताल में इलाजरत हैं। इस 3 मौत को लेकर बोकारो धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया और उसके बाद जो है तो कई घंटों तक पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद जो है सो मनाने के बाद थाना में वार्ता चली है। लेकिन जो स्थिति है इससे यहाँ पर लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। साथ ही साथ बीसीसीएल के प्रति काफी आक्रोश है। अभी यहाँ थाना में स्थानीय बीसीसीएल के जीएम भी आए थे, उन्होंने भी स्वीकार किया कि जो यहाँ पर है जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, इसीलिए वो माइकिंग करके लोगों को हटने का जो है सो फरमान सुनाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से लोगों को हटने की वो जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके रहने की कोई रूपरेखा तैयार नहीं की गई। और यही कारण है कि लोग जो है तो जीएम जो यहाँ स्थानीय आए थे उनसे भी उनकी तू मैं हो गई। फिलहाल पुलिस जो है तो स्थिति को संभाले हुए और यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है इसे देखते हुए दर्जनों एम्बुलेंस को यहाँ पर लगाया गया है, ताकि अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो लोग हैं अभी फिलहाल रह रहे हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। और संजय, जो मृतक के परिवार हैं और उनको मुआवजा देने की मांग की जा रही है, मुआवजा को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? फिलहाल थाने में इसी बात को लेकर वार्ता चली कि जो इन लोगों की हताहत हुई है उनके मृतकों को मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ इसके लिए जो कारगर बचाव कार्य है वो किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से गैस का रिसाव लगातार हो रहा है
और यह कौन सा गैस है इसका अब तक जो है पता नहीं चल पाया। हालांकि जीएम से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा वैज्ञानिक तरीके से आईटी आईएसएम के लोग यहाँ पर जांच कर रहे हैं, लेकिन उस जांच से यहाँ के स्थानीय ग्रामीण कहीं भी संतुष्ट नहीं दिख रहे, क्योंकि लगातार जो कल जो एक मौत हुई थी उसके बाद दूसरी मौत हुई और फिर आज जो है एक पुरुष की तीसरी मौत हो गई है। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों में एक डर हो गया है कि उनके सांसों में जो है तो जहरीला गैस घुल रहा है और कब उन्हें अपनी मौत के आगोश में ले ले, ये बड़ी चिंता का विषय हो गया। ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। रांची से बड़ी खबर, स्पीकर के साथ सर्वदलीय विधायकों की बैठक हुई और आपको बता दें कि स्पीकर रविंद्रनाथ के साथ में दरअसल ये बैठक हुई, विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई है। सर्वदलीय बैठक में पहुंचे सीएम हेमंत और दरअसल ये जो बैठक है वो अभी जारी है। शीतकालीन सत्र को लेकर ये बैठक हुई है, सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैठक की गई है। तो विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हो रही है और इस बैठक में सीएम हेमंत भी पहुंचे। शीतकालीन सत्र को लेकर यह बैठक है। आपको बताते चलें कि 5 तारीख से 5 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, सर्वदलीय बैठक को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस समय स्पीकर कक्ष में, विधानसभा के स्पीकर कक्ष में विधायी दलों के नेता के साथ स्पीकर बैठक कर रहे हैं ताकि 5 से 11 दिसंबर तक जो शीतकालीन सत्र चलना है वो बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से चले, जनता की समस्या तमाम मुद्दे उठ सके। तो अभी सबसे तमाम जो कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी थोड़ी देर पहले पहुंचे, सीएम हेमंत सोरेन पहले आ चुके हैं, स्पीकर हैं, लोजपा के पक्ष में जो विधायक हो पहुंचे हुए हैं, फिर राजस्व के जो एकमात्र विधायक हैं निर्मल महतो, तिवारी महतो पहुंचे हुए हैं। अभी कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव बैठक में नहीं है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर जो राधा कृष्ण किशोर हैं वो बैठे हुए हैं। तो मंत्रणा चल रही है, थोड़ी देर में बैठक खत्म होगी। अब बैठक में कुल मिलाकर एक लबोलुआब होता है, एक दस्तूर होता है कि जब भी कोई सत्र शुरू होता है तो स्पीकर विधायी दल के नेता की बैठक बुलाते हैं और इस बैठक में यह तय होता है कि सभी लोग सत्र को चलने में सहयोग करेंगे और आपसे उम्मीद की जाती है कि सत्र के दौरान जनता के जो मुद्दे उठेंगे आप उसमें जो है कोई व्यवधान पैदा न हो किसी ओर से। कुल मिलाकर इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ से ठीक जो ये खत्म होगा स्पीकर विधायी जो स्पीकर की बैठक है, उसके बाद जो है कांग्रेस की बैठक शुरू होगी, जो कांग्रेस का अपना बैठक होगा, कांग्रेस विधायी दल के नेता की बैठक। इसमें कांग्रेस के तमाम जो विधायक है उसमें जुटेंगे। 4:30 बजे जो बैठक है वो आपको सर्वदलीय, आपको सत्ताधारी दलों की बैठक है जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और आपको जो वामपंथी दल है उनकी बैठक होगी। तो कुल मिलाकर समझिए कि आज बैठकों का दौर है और कल से जो सत्र शुरू होना है सभी दल उसको लेकर, खासकर सत्ताधारी दल जो है उसको लेकर रणनीति बनाने में जुटे हैं, क्योंकि 5 और 6 दिसंबर को देवघर में जो है जेपी नड्डा आ रहे हैं। तो बीजेपी के जो विधायक है तो कह सकते हैं कि वहाँ बड़ी बैठक है, तो जाहिर है कि बीजेपी जो अपनी बैठक है सत्र को लेकर वो बैठक 7 दिसंबर को करेगी। 5 और 6 दिसंबर की बैठक के बाद जो देवघर में होना है बीजेपी का जो अपना पार्टी का संगठन कार्यक्रम है, तो 7 दिसंबर को विपक्ष अपनी बैठक करेगा, लेकिन आज सत्ताधारी दल जो है वो अपनी बैठक आज कर रहे हैं। जी ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, शीतकालीन सत्र कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। 5 से लेकर के 11 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है और सत्र के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पक्ष और विपक्ष सत्र को लेकर तैयार है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सवाल करने वाला है। विपक्ष के जवाबों के लिए सत्ता पक्ष भी तैयार दिख रहा है। तो कल से ही झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 5 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी, 11 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है। कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें इस बार विपक्ष जो है कई मुद्दों को लेकर पक्ष को घेरने की तैयारी कर रखा है और इस बार पक्ष का ये कहना है कि कई मुद्दे उनके पास भी हैं जिसको लेकर वो सदन में मुद्दे रखे जाएंगे। तो झारखंड में देखिए, कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और इस सत्र में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के नए और युवा विधायक सोमेश सोरेन पहली बार शामिल होंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रामदास सोरेन के अधूरे काम को पूरा करूंगा। घाटशिला में बंद पड़े कंपनियों को विधानसभा सत्र में खोलने की आवाज उठाऊंगा। घाटशिला के कई मुद्दों को विधानसभा सत्र में रखूंगा। निधन के बाद घाटशिला उपचुनाव हुआ और उसमें जनता ने उनके पुत्र सोमेश सोरेन को विधायक चुना और सीधे तौर पर हमारे साथ सोमेश सोरेन मौजूद है। पहली बार विधानसभा सत्र में वो मौजूद रहेंगे जो 5 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। सीधे तौर पर उनसे बात करेंगे। घाटशिला विधानसभा का जितने भी विकास कार्य है उस विकास कार्य को रखने का काम करेंगे। सबसे पहले माइन सब बंद पड़े हुए हैं, उसको फुली वर्किंग आवर में बदलने का काम कोशिश करेंगे और स्वास्थ्य के लिए देख ही रहे हैं कि बाबा ने बहुत कुछ किया है, तो हमें वही चाहेंगे कब तक ब्लड बैंक
करने का काम कर रहे थे उसको फुली सेटअप अभी हो जाना चाहिए। अपनी एक बड़ी जिम्मेवारी घाटशिला की जनता ने आपको दी है और पहली बार विधानसभा सत्र जाएंगे और जहां दादा बैठते थे वहां बैठेंगे, तो कितना अच्छा लग रहा है और क्या कुछ उनके सपने और कितना बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। बाबा का कर्म भूमि है और कर्म भूमि में हमेशा हम जाते रहते हैं बाबा के साथ, इसीलिए हल्का अनुभव हो गया है। और अभी 2 महीना के दौरान जो चुनाव भी लड़े फिर लगभग जानकारी सब हो गई है, क्या कैसे करना है, कैसे काम करना है, कहाँ करना है और किस उद्देश्य से हम लोगों को इस विधानसभा को अपने सदन में लेके आना। तो ये घाटशिला के युवा विधायक सोमेश सोरेन है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि घाटशिला की जनता ने जो जिम्मेवारी दी है उसे बखूबी से निभाएंगे और जो भी दादा का अधूरा काम है उसे कहीं ना कहीं पूरा करके घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में विकास की धारा जो है वो हर घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। झारखंड में कल से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल के विधायकों ने तैयारी कर ली है। वहीं सत्र से पहले बीजेपी और जेएमएम के विधायक एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। जेएमएम के विधायकों ने यह कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी सिर्फ झूठ का पुलिंदा लेकर विधानसभा सत्र का समय खत्म करती है। वहीं बीजेपी विधायक ने कहा कि मुद्दा तो इतना है कि सरकार जवाब नहीं दे पा रही है और सरकार जवाब की जगह भागते हुए नजर आ रही है। हेमंत सोरेन जी इन सारे लोगों का, हर वर्ग हर समाज के लोगों का काम करते हैं और विपक्ष का काम ही है विरोध करना और उसका विरोध का सामना करने के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। मुद्दे तो बहुत रहेंगे, निवारण कितनों का होता है, समाधान कितनों का निकलता है, ये ज्यादा मायने रखता है। समस्याएं तो बहुत सी आती रहेंगी, एक समस्या आएंगी समाधान होगा, दूसरी आएंगी, पर निवारण कितनों का हुआ, अनुदान कितनों का, निदान कितनों का मिला, ये देखना जरूरी। उनके पास मुद्दे ही नहीं है और मुद्दा ही नहीं है, अब विहीन हो चुके हैं उन लोग और जो मन में आए वो बात कर रहे हैं। आज सरकार बेहतर ढंग से चल रहा है और सरकार के कार्यकाल अगर देखा जाए आज लगभग साल भर होने जा रहा है, साल भर में नियुक्ति देख सकते हैं। झारखंड की राजनीति में बड़े फेरबदल के संकेत के बीच कांग्रेस के महासचिव ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में केसी वेणुगोपाल ने झारखंड में गठबंधन के अडिग और एकजुट होने की बात लिखी है। केसी वेणुगोपाल ने लिखा कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से बात की, इसमें कोई संदेह नहीं है। झारखंड में हमारा भारत गठबंधन अडिग है, यानी कि इंडिया गठबंधन को लेकर वो लिख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अडिग है, एकजुट है और जन केंद्रित कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जो झारखंड के प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती हैं और दक्षिणपंथी ट्रोल नेटवर्क द्वारा फैलाए जा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर उनका ये भी लिखना है कि दुर्भावनापूर्ण कथानक और सुनियोजित अफवाह फैलाने वाले बयान उनकी बढ़ती हताशा और राजनीतिक असुरक्षा के संकेत मात्र हैं। हम इस तरह की घटिया ट्रोलिंग से प्रभावित नहीं होते हैं और वो जनता के उस विश्वास को कभी कम नहीं कर सकते जो उन्होंने हम पर जताया है। हमारी एकता अक्षुण है, हमारा उद्देश्य स्पष्ट है और हमारा गठबंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत है। तो देखिए, झारखंड की राजनीति में परिवर्तन की चर्चाओं को लेकर राज्य के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसी बातों में कोई दम नहीं है, राज्य स्थिर है और सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है। मंत्री ने केंद्र सरकार पर सहयोग न करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र से अपेक्षित मदद नहीं मिल पा रही है, लेकिन इसके बावजूद झारखंड की आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं हुई है। चुनाव परिणाम आया बिहार के, पहले तो झारखंड में चुनाव परिणाम आया कि हम 56 सीट पर है गठबंधन हमारा। इससे बिहार का चुनाव कहाँ पर प्रभावित हुआ? बिहार का अपना संस्कृति है, वहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो कल्चर है वो उसका अलग है। झारखंड का एकदम अलग है। राज्य किसी राज्य के चुनाव परिणाम से कैसे प्रभावित हो जाएगा कि वहाँ उसकी सरकार बन गई तो हम मिल जाएं उसके साथ? चुनाव परिणाम की बात नहीं है, इससे पहले भी समीक्षा की बात की जा रही थी। एक छोटे इश्यूज को लेकर के समीक्षा की बात तो अंदर होनी चाहिए। कोई भी राजनीतिक, सिर्फ राजनीति नहीं, मैं मीडिया हाउस में भी कह रहा हूं, आप तो हर दिन के न्यूज की समीक्षा करते हैं। खबर लोहरदगा से, जहां झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठी और राज्य के बदलते डेमोग्राफी के मुद्दे को उठाया।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के लिए चिंता जाहिर की। साथ ही मुस्लिम समुदाय से घुसपैठियों का पहचान करने की भी अपील की है। तो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर एक बार फिर से देखिए सियासत गरमाई हुई है। बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठ का मुद्दा फिर से उठाया है और राज्य की बदलती डेमोग्राफी पर भी सवाल खड़े किए हैं। और उनका कहना है, दरअसल उन्होंने चिंता जाहिर की है और मुस्लिम समुदाय से घुसपैठियों की पहचान करने की अपील की है। डेमोग्राफी देखेंगे तो मैं ये कहूँगा कि भाई मुस्लिम भाइयों से मैं कहता हूँ कि उनकी आबादी यहाँ ऐसा नहीं बढ़ा है, कॉमन ही बढ़ा है सबकी। लेकिन बांग्लादेश से पहले बंगाल, फिर मुर्शिदाबाद, फिर किशनगंज, कटिहार, इस प्रकार से घुसते घुसते पूरे भारतवर्ष में जगह जगह लोगों ने अपना ठोर ठिकाना बनाया। तो ये हमारे लिए, बड़ा देश के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं कि यहाँ घुसपैठ हुआ ही नहीं है। भाई आप मानेंगे नहीं तो फिर कैसे उसको आप ढूंढेंगे। खबर रांची से, जहां हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है और अभियान के तहत सड़क किनारे दुकानें और घरों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन रिम्स के अतिक्रमण अभियान में सुस्ती है, जिस कारण बड़े और आलीशान भवनों के साथ रसूखदारों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं। कहा है कि सरकार दोहरे मापदंड पर कार्रवाई कर रही है। जेएमएम ने भी पलटवार किया, कहा सरकार संजीदा है और अतिक्रमण के खिलाफ निगम लगातार एक्शन में है। जो अतिक्रमण के दायरे में है सब पर कार्रवाई हो रही है। निगम और जो प्रशासन अतिक्रमण अभियान चलाता है, भाई आप चलाएं, लेकिन इससे पहले जो गरीब रहते हैं झुग्गी झोपड़ियों में, उनके रिहैबिलिटेशन का आप इंतज़ाम करें। ये कोई तानाशाही वाला स्टेट नहीं है, ये वेलफेयर स्टेट है। और आप दो तरह का क्यों करते हैं साहब? आप एक जो हिंदुओं का इलाका है वहाँ पर आप लगातार सारे नियम कानून लागू करके आप अतिक्रमण हटाते हैं और अल्पसंख्यक के इलाकों को आप छोड़ देते हैं जिस तरीके से। और पहले वार्निंग दे दी जाती है कि क्या दे दी जाती है, वो सामान समेट लेते हैं और अतिक्रमण टीम के जाने के बाद वापस सामान लगा देते हैं। तो एक आंख में श्रृंगार और दूसरे में कुछ नहीं, ये नहीं चलने वाला साहब। देखिए, अतिक्रमण तो एक बहुत बड़ी समस्या, ज्वलंत समस्या रांची शहर के लिए खास करके है। सरकार ने, नगर निगम ने ये संकल्प लिया है कि अतिक्रमण, खास करके महत्वपूर्ण जगहों पर जो अतिक्रमण है, अब पूरी नदी आप देखे होंगे, हरमू नदी को पूरी तरह से अतिक्रमित कर लिया गया है। तो कहीं न कहीं वैसे तत्वों पर कड़ाई से उनका हटाया जाएगा उन लोगों को, और हटाया भी जाना चाहिए। ये ख्याल निश्चित रूप से सरकार रखेगी कि जो गरीब के आशियाना टूट रहे हैं इस ठंड के मौसम में, उन्हें कैसे राहत पहुंचाई जाए, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की भी नज़र है। उनका वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए और करेगी प्रशासन। कोडरमा से एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, बम की चपेट में आने से एक बच्चा घायल हो गया है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि मवेशियों को चराने के दौरान यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जानवरों को मारने के लिए वहां पर बम रखा गया था और अब बच्चे का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। ऐसे में पीड़ित ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सख्त कार्रवाई की मांग की। सलैया गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर मवेशियों को चराने के लिए गया एक बच्चा बम की चपेट में आ गया और घायल हो गया। तो रास्ते में वो बम रख दिया था, हल्का सा उसको मिट्टी ढकल था, ठीक है ना। तो अचानक बैल चला कर रहा था, उस रास्ते में पैर रखा तो ब्लास्ट हो गया। मैंने आग्रह किया कि इसको जांच किया जाए और तुरंत थाना प्रभारी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तुरंत प्रशासन को भेजने का काम किए और जांच प्रक्रिया भी चालू है। जमशेदपुर से बड़ी खबर, एक युवक की हत्या कर शव फेंकने का मामला सामने आया है। 4 दिन बाद नदी में मिला शव। 4 दिन से युवक लापता था। मामूली विवाद में युवक की हत्या। आपको बता दें कि 3 युवकों को हिरासत में लिया गया। उलडी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। जमशेदपुर से ये बड़ी खबर, एक युवक की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद शव को फेंक दिया गया। 4 दिन के बाद नदी में शव मिला। पुलिस को जाके खबर की है, लेकिन पुलिस शुरू में थोड़ी मोड़ी नरमी बरती मामले में और आज उसका शव बरामद हुआ। और मैं तो कहता हूं कि उनके साथियों ने हत्या किया है। हरमानगो का कोई भी ऐसा गली नहीं, मोहल्ला नहीं जहां अवैध नशा के सामान का कारोबार नहीं हो रहा है। युवक का नाम है प्रदीप कुमार साहु उर्फ आतंक। कितने दिनों से गैप? 30 तारीख से
गायब था। परिवार लोगों ने किसी पर शक जाहिर किया क्या? वो जांच में चल रही है, सारा चीज़ आ गया तथ्य और हम लोग आगे कर रहे हैं। और यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।